क्लास 10 का नया चैप्टर कर लेते हैं हम लोग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ नर्वस सिस्टम को। डायग्राम बना हुआ देख लिया होगा आप लोगों ने, ये मैंने पहले इसीलिए बना दिया ताकि हमारा टाइम इसको बनाने में वेस्ट ना हो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैं बात कर रही हूँ नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात कर रही हूँ मैं। इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एसोसिएटेड है कौन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल, हमारी बॉडी को सेंटर को जो कंट्रोल करते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये इंफॉर्मेशंस पूरी बॉडी से रिसीव करते हैं और बॉडी को गाइड करते हैं, बॉडी तक इनकी इंफॉर्मेशन जाती है। PNS जो है दैट इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये वो हैं नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जो कहाँ से जाती हैं? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के पूरी बॉडी तक जाती हैं। कहाँ तक? सेंसरी ऑर्गन्स तक और दूसरे ऑर्गन्स तक, जहाँ तक इनको इंफॉर्मेशन पहुँचानी होती है या इंफॉर्मेशन लेनी होती है। मतलब जो इंफॉर्मेशन पहुँचाने वाले और लेके आने वाले हैं वो कंस्टिट्यूट करती है, वो नर्व्स क्या कंस्टिट्यूट करती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन है? वो कंट्रोल जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, पूरी बॉडी से रिसीव कर रहा है और पूरी बॉडी को भेज रहा है इंफॉर्मेशन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम आगे बढ़ा लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ब्रेन का डायग्राम देखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे एक एक पार्ट का क्या क्या काम है। मैं 10th लेवल का इसको करा रही हूँ, बहुत हायर लेवल का नहीं है, तो स्टूडेंट्स प्लीज परेशान मत होना, ये मत बोलना आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया। ये स्पेसिफिकली 10th के लेवल को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। देखते हैं, ब्रेन को ही देख लेते हैं हम। सबसे पहले ब्रेन को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये तीनों पार्ट साइज में इक्वल नहीं है। साइज से इनका कोई लेना देना नहीं है, एक साइज सबसे बड़ा है, दूसरा बहुत छोटा है। ये अपने कामों के हिसाब से कि ये वाला पार्ट ये काम कर रहा है, ये वाला पार्ट ये काम कर रहा है। तो ब्रेन को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, देन सेकेंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हाइंड ब्रेन। फोर मतलब सामने वाला हिस्सा, मिड मतलब बीच का हिस्सा, हाइंड ब्रेन मतलब पीछे का हिस्सा। अब इनको और आगे बात करें, देखो ये फोर ब्रेन है, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये सारा फोर ब्रेन है। बच्चों ब्रेन 2 हेमिस्फीयर्स में होता है। ये एक हेमिस्फीयर अगर हम यहां से हटा दें, आधा हिस्सा बीच में से हम इसको देख पा रहे हैं, अदरवाइज हेमिस्फीयर्स आधा सर्कल, एक हेमिस्फीयर दूसरा हेमिस्फीयर, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, तब ब्रेन बनता है। अब ये वाला जो हम देख रहे हैं डायग्राम, ये ऐसा है। क्लियर हो रहा है? ये 2 हेमिस्फीयर्स हैं, एक मैंने यहां से हटा दिया, तो इसके अंदर वाले हिस्सा भी हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये जो मेन ब्रेन बोलते ही जो आप लोगों के एक इमेज बनती है ब्रेन की, बहुत कॉन्वोल्यूटेड सा, फुटबॉल के वो खांचो जैसा एक जो स्ट्रक्चर समझ में आता है, वो सारा का सारा फोर ब्रेन है। पूरा जो हाईली कॉन्वोल्यूटेड है, इसमें 100,000 न्यूरॉन्स का आना जाना है, बहुत मिलियंस, 100,000 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं इसमें। और जो इसका ये स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इसका। बेसिकली ये बाहर से किस चीज़ में कवर्ड है, जिससे बचा हुआ है क्रेनियम बोलेंगे, या उसको हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, या स्कल, खोपड़ी जिसको हम बोलते हैं, उसने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं स्कल में। उसके बाद अंदर होती हैं लेयर्स, जिनको हम मैनिंग्स बोलते हैं। 3 लेयर्स होती हैं और उन तीनों लेयर्स के बीच में भरा हुआ है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या काम करता है? वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन को शॉक से बचाता है। मैकेनिकल शॉक, झटके, हम लोग दौड़ते हैं भागते हैं, उसमें ब्रेन को कोई झटका नहीं आता है। वो फ्लूइड जो है वो सारे जर्क्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्रेन सेफ रहता है। और न्यूरॉन्स की नरिशमेंट के लिए भी काम करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उन सब के बाद पहले क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स या फिर स्कल, उसके बाद 3 लेयर्स, उन लेयर्स को नाम दिया गया है मैनिंग्स, उन लेयर्स के बीच में है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
जो कि ब्रेन को शॉक से बचाता है। अब ब्रेन तक चलते हैं। ब्रेन का पहला हिस्सा मैंने जैसे आपको बताया, ये जो हाईली कन्वोल्यूटेड इधर से लेकर के ये ऊपर वाला, ये बीच वाला हिस्सा छोड़ के, ये सारा का सारा क्या है, ये आ जाता है आपका फोर ब्रेन में। और फोर ब्रेन में भी 3 हिस्से हो जाते हैं। फोर ब्रेन को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? फोर ब्रेन में आपका आ जाएगा एक तो सेरिब्रम, मेन थिंकिंग पार्ट, जो हम सोचते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सारा का सारा एक्टिविटीज किसमें होती है? सेरिब्रम में। सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। अभी इसके बारे में और भी बात करेंगे। सेरिब्रम के बाद है डायनेसेफ्लोन, इसके बारे में भी बात करेंगे, एंड ऑल्फैक्टरी लॉब्स। ऑल्फैक्टरी लॉब्स, जगह कम है तो मैं एक एक चीज करके पहले डिस्कस करूंगी, उसके बाद इनको इरेज करते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं सेरिब्रम में। ये मैंने एक और छोटा सा डायग्राम बनाया है, ये सेरिब्रम को ही मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सेरिब्रम क्या है? मैंने आपको बताया दिस इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। अब सेरिब्रम को भी हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रंटल लॉब, ये अलग मैंने डार्क लाइन करके अलग किया हुआ है, पैरेटल लॉब, ऑसिपिटल लॉब एंड टेम्पोरल लॉब। इनके अपने अपने काम हैं। जैसे अगर हम फ्रंट सेरिब्रम में क्या आ गए हमारे पास, 4 हिस्से आगे में हल्का सा यहाँ पे ये बना देती हूँ। पहला आ गया आपका फ्रंटल लोब, दूसरा आपका आ गया कौन सा? पैरेटल लोब, तीसरा इज ऑसिपिटल लोब एंड फोर्थ इज टेम्पोरल लोब। इनका क्या काम है, इनके बारे में बात करते हैं। फ्रंटल लॉब जो है बेसिकली मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, रीजनिंग और प्लानिंग, सोचने समझने की शक्ति, प्लान करने की शक्ति, वो सब कौन कंट्रोल करता है? ये फ्रंटल लॉब। क्या बताया मैंने आपको? मस्कुलर एक्टिविटीज, इमोशंस, रीजनिंग एंड प्लानिंग कौन कंट्रोल करता है? फ्रंटल लॉब। देन आ जाता है पैरेटल लॉब, ये वाला। ये पैरेटल लॉब क्या करता है? रिकॉग्निशन, किसी चीज को पहचानना, और कॉन्शियस, इसमें कॉन्शियस हम लोग इसकी एसोसिएशन की बात करें तो कौन कंट्रोल करता है? पैरेटल लॉब कंट्रोल करता है। रिकॉग्निशन एंड कॉन्शियस एसोसिएशन को कंट्रोल करता है। देन उसके बाद आ जाता है तीसरा हिस्सा कौन सा? ऑसिपिटल लॉब। ऑसिपिटल लॉब विजुअल उसके लिए, रिसेप्शन के लिए जिम्मेदार है। जो हम देखते हैं वो इमेज हम मैंने आप लोगों से पहले भी बात की हुई है, आई में रेटिना पे इमेज बनती है और वो इमेज पहुंचती है कहाँ पे? ब्रेन पे। वो जो रिसेप्शन है ब्रेन पे जहाँ पे पहुंच रही है वो है कौन सी? ऑसिपिटल लॉब। देन आ जाता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब है किससे एसोसिएटेड? परसेप्शन ऑफ, इसका सुनने का, जो हम सुन पाते हैं, ऑडिटरी स्टिमुलाई, ऑडिटरी नाम बोलेंगे तो इसका मतलब है सुनना। जो वॉइस जाती है हमारे ब्रेन में वो कहाँ पे पहुँचती है? टेम्पोरल लोब में। मेमोरी, याद रखने की बात, कहाँ तक हम लोग, जो मेमोरी पावर है वो कहाँ पे आ जाती है? ये। और स्पीच कंट्रोल होता है किससे? टेम्पोरल लॉब से। तो ये चारों लॉबों का अपना अपना काम है। फ्रंटल लॉब क्या करता है? मस्कुलर एक्टिविटीज, इमोशंस, रीजनिंग, प्लानिंग। पैरेटल लॉब क्या करता है? रिकॉग्निशन एंड कॉन्शियस एसोसिएशन से कंट्रोल्ड है। कौन कंट्रोल करता है? पैरेटल लॉब। ऑसिपिटल लॉब विजुअल रिसेप्टर है, कहाँ पे इमेज बन रही है उसके लिए है। टेम्पोरल लॉब स्पीच के लिए और ऑडिटरी रिसेप्टर्स के लिए, ये कौन जिम्मेदार है? टेम्पोरल लॉब। मेमोरी के लिए, याददाश्त के लिए। फिर इसके बाद आ जाते हैं ऑल्फैक्टरी लॉब्स। ऑल्फैक्टरी लॉब्स स्मेल के लिए, सेंस ऑफ स्मेल, जो भी हम लोग खाते हैं, खाते हैं, हाँ इससे भी आ जाएगा। खाने की खुशबू, याद आते ही खुशबू आने लग जाती है। अलग अलग खाने की, समोसा बन रहा है तो हमें पता चल जाएगा, आहा समोसा बन रहा है, पिज्ज़ा बन रहा है तो पता चल जाएगा। ये जो स्मेल रिकॉग्निशन है वो कहाँ पे होती है? ऑल्फैक्टरी लॉब्स में। उसके बाद आ जाता है आपका डायनेसेफ्लोन। डायनेसेफ्लोन क्या होता है? सेंसरी रिसेप्टर्स, सेंसरी इंपल्सेस। जैसे मान लो मैंने टच किया, मुझे फील हो रहा है। अगर मुझे जोर से कोई मारेगा, दर्द होगा, पेन की फीलिंग। टेम्परेचर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसकी फीलिंग। इमोशंस को, हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, इन सब को, ये टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है कौन? डायनेसेफ्लोन। ये हिस्से हो जाते हैं हमारे फोर ब्रेन के।
इनका अपना काम है। अब आ जाते हैं हम लोग मिड ब्रेन में। इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से, और इसको भी, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन देखो ये है, ये छोटा सा हिस्सा मिड ब्रेन है, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। और क्या है इसमें दो हिस्से, ऑप्टिक लॉब्स एंड सेरिब्रल पेंडिकल्स। आ गया आपका ऑप्टिक लॉब्स। ऑप्टिक लॉब्स जिम्मेदार हैं विजन के लिए। ऑप्टिक नर्व याद करो, विजन देखने के लिए ऑप्टिक लॉब्स जिम्मेदार है। उसके बाद आ गया आपका सेरिब्रल स्पेलिंग्स मेरी गड़बड़ हो जाती है, PEDUNCLES पेडिकल्स। ये क्या करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज भेजना और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज रिसीव करने का काम इसका है। स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा पहले मैसेज पूरी बॉडी में से, और फिर स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पहुंचाएगी, ब्रेन में। और ब्रेन में किस हिस्से में, यहाँ पे मिड ब्रेन में पहुंचाएगी स्पाइनल कॉर्ड। फिर आ जाते हैं, ये सबसे छोटा हिस्सा है, इसका इतना ही काम है। फिर हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। हर एक की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, कहीं पे भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ काम खराब हो गया। हाइंड ब्रेन, ये पीछे वाला हिस्सा, ये आपका ये वाला यहाँ से लेकर के ये वाला एरिया जो है, ये सारा हाइंड ब्रेन है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको हम कहते हैं सेरिबेलम। देखो याद करो, सबसे पहले मैंने बात की थी सेरिब्रम और सेरिबेलम में डिफरेंस आ जाता है बहुत बार करने को। सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, एंड सेरिबेलम क्या करता है, बॉडी बैलेंस को, पोस्चर को कंट्रोल करता है। ये इसका काम है। इसीलिए अगर किसी का सेरिबेलम अगर वो हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, वो बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहेगा। और जो ड्रंकर्स होते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, उन लोगों से चला क्यों नहीं जाता, उनसे इसीलिए नहीं चला जाता क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है सेरिबेलम पे अल्कोहल का, और वो काम करना बंद कर देता है, इसीलिए उनका बॉडी बैलेंस सब गड़बड़ हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास पोन्स, एंड आ जाता है फिर मेडुला। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, MULLA। नाइस। पोन्स का क्या काम है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़ने का और इंपल्सेस को इस ब्रिज के बीच में से ट्रांसफर करने का पोन्स करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा, घबराना नहीं, मैंने यहाँ पे मेडुला लिखा हुआ है, मेडुला ऑब्लंगेटा। इसको ना हम स्टेम ऑफ ब्रेन भी कहते हैं, स्टेम ऑफ ब्रेन। ये सबसे आखिरी वाला हिस्सा है। इसका एक मेजर काम क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को जोड़ता है। एंड सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे वोमिटिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, इन सब को कंट्रोल करने का किसका काम है, मेडुला का काम है। तो बेसिकली ये एक मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया है ब्रेन का, ब्रेन के पार्ट्स का और उनके काम का, कहाँ पे कौन सी जगह पे क्या काम होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन यहाँ पे मैं कंक्लूड करती हूँ। ब्रेन के बाद आ जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम एक और बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की, ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड। मैं मजाक में बात करती हूँ तो स्पाइनल कॉर्ड को बोलती हूँ हमारी बॉडी की मम्मी, एंड ब्रेन को बोलती हूँ हमारी बॉडी के पापा। मेन काम कौन करता है, पापा, बड़ा सोचने समझने का। हमारी इंडियन फैमिलीज में यही होता है। और मम्मी क्या करती है, मम्मी सपोर्ट करती है, ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है, इंफॉर्मेशंस आई, रिले किया, यहाँ से ब्रेन तक पहुँचाया, ब्रेन वाली बात कहाँ तक पहुँचाई, और न्यूरॉन्स तक पहुँचाई जो बॉडी तक लेके जा रही हैं। ये कैसे प्रोटेक्टेड है, एक ये ट्यूब है, ये ट्यूब कहाँ से कहाँ जाती है, हमारे ब्रेन जहाँ से ख़त्म होता है, मैंने अभी बताया था मेडुला से लेकर के आगे कंटिन्यू हो जाती है लास्ट लंबर तक, हमारी कमर के आखिरी हिस्से तक। आप कमर में हाथ लगा के देखिए, रीढ़ की हड्डी महसूस हो रही है, दैट इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। एंड वर्टिब्रल कॉलम वो बोनी स्ट्रक्चर है जो
प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। जैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया क्रेनियम ने, ऐसे ही वर्टिब्रल कॉलम ने प्रोटेक्ट किया है स्पाइनल कॉर्ड को। और जैसे ब्रेन के चारों तरफ मैनिंग्स थी और उनमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड था, ऐसे ही इसके स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी मैनिंग्स होती हैं, घिरी हुई होती हैं, और उनके बीच में भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है। और वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? यस, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और न्यूरॉन्स के नरिशमेंट में भी मदद करता है। तो ये दोनों मिलकर के हमारे ब्रेन के, हमारी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंस्टिट्यूट करते हैं। आप लोग तब तक इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तैयार कीजिए। तब तक मैं आप लोगों के लिए दूसरा आगे वाला टॉपिक लेके आती हूँ, जो है कंट्रोल इन प्लांट्स। और हाँ, डाउनलोड द एडुटॉप ऐप फॉर सिस्टमेटिक वीडियोस, जिसमें कि आपको हर चैप्टर की वीडियो मिलेंगी सिस्टमेटिक तरीके से, चैप्टर वाइज, और असाइनमेंट्स एंड टेस्ट। किसके लिए? 95% अबव रिजल्ट के लिए। एडुटॉप ऐप डाउनलोड कीजिए एंड कीप स्टडिंग, बी हैप्पी।